हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंपीरियल एग्रो क्लासेस में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी पोषक तत्वों से संबंधित और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। पोषक तत्वों की मैंने आपको कल की क्लास को तरोताज़ा एक बार आपके सामने कर देता हूं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है और पोषक तत्वों की जो वर्गीकरण था उसकी हमने बात की। संरचनात्मक पोषक तत्व, खनिज पोषक और खनिज पोषक तत्वों की बात की। मैंने उसमें यह भी बताया कि द्वितीयक पोषक तत्व जिसे गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है उसका ध्यान रखना। तो दोस्तों, आज के क्लास को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जेट, ICR, BHU इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक पर्सन आपको बता देता हूँ। ऐसे ही पर्सन इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं। तो ये पर्सन देखिएगा, बहुत इजी पर्सन है, बट PSI SI एग्ज़ाम 2007 में ये पूछा गया है। ध्यान रखना, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम। ऐसे ही पर्सन लास्ट में मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए हमेशा 5-10% लेके आऊँगा, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने वाले। आइए थ्योरी स्टार्ट करते हैं। हमने बात कर ली पोषक तत्वों की, तो पोषक तत्वों के स्रोत की हम यदि बात करें तो पोषक तत्वों का जो स्रोत होता है उसकी बात कर लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहले पोषक तत्वों के N और S यानी कि N और S का जो स्रोत रहेगा वो कार्बनिक पदार्थ रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट एग्ज़ाम में ये अधिकतर पूछा जाता है। और जो फास्फोरस का होता है वो एपेटाइट होता है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में ऐसा प्रश्न आगे भी पूछा गया है। और पोटेशियम का होता है फेल्सपार व माइका, ये ध्यान देना। और CaMg कैल्शियम मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3.MgCO3 आपको याद रखना है। और जिंक यानी Zn उसका होता है स्रोत स्प्लेर आउट। अब स्रोत आप पूछोगे स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब ये इनसे प्राप्त होते हैं, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो वो डोलोमाइट से प्राप्त होते हैं। और यदि Fe की बात करें, Fe की बात करें तो वो प्राप्त होता है पाइराइट से। MO की बात करें तो वो प्राप्त होता है ऑलनाइन से। देखो, याद करने की ट्रिक भी आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। MO का मतलब होता है मोबाइल, और मोबाइल में आप क्या रहते हो, ऑनलाइन, तो ऑलनाइन है यहाँ पे। ध्यान रखना, थोड़ा सा फ़र्क है बट इतना सा ट्रिक आप अपने दिमाग में रखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। और एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिख दीजिएगा ताकि हमें जोश आ जाए और अच्छे से इस क्लास को आगे बढ़ा पाए। तो बोरोन का जो होता है स्रोत वो होता है टूरमलीन। क्या होता है, टूरमलीन, ठीक है। Cu का होता है चालको पाइराइट। आगे बढ़ते हैं, पोषक तत्वों के सूचक पौधा। यहाँ से एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। यदि हम पोषक तत्वों के सूचक पौधों की बात करें तो सूचक पौधों में सबसे पहले नाइट्रोजन के सूचक पौधे की बात करें तो उसमें आता है फूल गोभी और पत्ता गोभी, फास्फोरस का सरसों, जो पोटेशियम होता है उसका आलू, NPK का डायरेक्ट आपको याद करना है, पोटेशियम का हो जाएगा आलू, S का राया रिज का, यानी सल्फर का होता है राया रिज का, जिंक का होता है धान, B का होता है सूरजमुखी, और जो Zn जो Na होता है Na यानी सोडियम का चुकंदर, और Cu कॉपर का गेहूं होता है। ये जो सूचक पौधे हैं, यानी कि Cu जो कॉपर है उसका इंडिकेटर पौधा प्लांट वो है गेहूं, ये ध्यान रखना। जैसे N है उसका चुकंदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास को बिना टाइम गवाए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों की बात करें तो पौधों में पोषक तत्वों की कमी की लक्षणों की बात करें तो उसमें पहला ही आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, पौधों को किस रूप में प्राप्त होता है, मैंने आपको कल ही बताया। ये एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होता है, धनाइन और ऋणाइन दोनों में प्राप्त होता है। और ये NO3- में प्राप्त होता है और NH4+ में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें कुछ अपवाद आते हैं, जैसे धान, गन्ना, आलू। यानी ये धान, गन्ना और आलू ये क्या होते हैं, ये इन्हें कुछ कहा जाता है अलग से, इन्हें कहते हैं अमीनोफिलिक प्लांट। इन्हें क्या कहते हैं, अमीनोफिलिक पौधे। एक बार मैं वापस पूरी लाइन पढ़ूंगा, मेरी बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, नाइट्रोजन क्या होता है, पौधा जो लेता है NO3- में लेता है और धान, गन्ना और आलू वो क्या करते हैं, पौधे इस रूप में लेते हैं धान, गन्ना, आलू NH4+ में।
यानी कि जो पौधे नाइट्रोजन को NH4+ में लेते हैं, अमोनियम रूप में लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अमीनोफिलिक पौधे कहते हैं। ये ध्यान रखना, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH4+। ध्यान में रखना दोस्तों, आजकल बहुत ईजी पर्सन बन जाते हैं। जैसे अभी देखा झीलों की नगरी, क्या आपको पता नहीं है झीलों की नगरी कौन सी है? सबको पता है झीलों की नगरी कौन सी है, बट ऐसे पर्सन एग्जाम में बन जाते हैं और वही पर्सन गलत होने के चांस रहते हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर आप सब अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, मास्क लगाइएगा, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक महामारी है, इससे हमें लड़ना होगा। क्लास को आगे लेते हैं। सामान्यतः क्या करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को NO3 में NH4 में लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे मुख्यतः, एग्जाम में यदि ये लिखा हुआ आ जाए मुख्यतः, ये लिखा हुआ आ जाए मुख्यतः, यानी कि पौधे मुख्यतः नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे मुख्यतः नाइट्रोजन को लेते हैं NO3- में। कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसी को ही राइट करना है। देखो ये मैंने आपको NO3- पहले ही बता दिया नाइट्रेट में। अब आ जाए, अब एक नाम आ जाए, पौधे सामान्यतः नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो सामान्यतः आ जाए तो NO3 तो करना ही है, उसमें ऑप्शन में रहेगा, पर NH4+ रहेगा तो भी सही करना है। यदि ये दोनों साथ में ऑप्शन में रहे, देखो मैं यदि वाइट बोर्ड पे अभी क्लास लेता तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझा देता। यदि आपकी इच्छा है, सादर इच्छा है कि आप भी चाहते हो कि हम सर हमारी क्लास वाइट बोर्ड पर ले, तो बिल्कुल यदि आप कमेंट हमें करोगे तो हम वाइट बोर्ड पे भी आपकी क्लास लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपका प्यार विश्वास बनाए रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? देखो यहीं से ये 2-3% ही होते हैं, पोषक तत्वों में कुछ भी नहीं है। आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, वाइट बोर्ड पे अभी पढ़ाता तो इतना अच्छे से बताता कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी होता है। पोषक तत्वों के अंदर ज़्यादा कोई मैटर नहीं होता, 3% आते हैं, तीनों % सही हो जाते हैं, ठीक है। ये पौधों को सामान्यतः किस रूप में? NO3 NH4+ में लेते हैं। वह पौधे जो नाइट्रोजन को अमोनिफिलिक, इनकी हमने बात। अब नाइट्रोजन के कार्य की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन में पहला ही कार्य जेट एग्जाम 2012 में ये पूछा गया था कि वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है, क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। ये NCERT बेस्ड डाटा है पूरा मेरे पास, और ये आपको अच्छे से PDF इतने अच्छे से मिल जाएगी कि इसके अंदर आपको सारा कुछ कवर होने वाला है। चारे वाली व पत्तीदार सब्जियों के लिए गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व। देखो एग्जाम में सीधा पूछा जाए गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व, तो गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व हो जाएगा आपका के। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? के। गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व हो जाएगा आपका के, ठीक है। ये ध्यान रखना एक बार, ये वाला। और यदि पूछ रहे चारे वाले और पत्तीदार सब्जियों के लिए गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ये नाइट्रोजन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों की बात करें तो पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों कहाँ दिखाई देते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण? ये हमने बात पिछले वीडियो में की थी। देखो नाइट्रोजन NPK MgMO, यानी कि कौन कौन से निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं? NPK MgMO, ये ध्यान रखना, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। बीच वाली पत्तियों पे किसके थे? बताइए किसके थे? जिंक के थे। ऊपर शीर्ष भाग पर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते थे? तो शीर्ष भाग पर हमें जो लक्षण दिखाई देते थे वो कैल्शियम और बोरॉन के लक्षण दिखाई देते थे। ये आपको ध्यान रखना है, घबराना कहीं नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बस आपको चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पढ़ाई करनी है, कोरोना की नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है। कम से कम डेली रेगुलर 2 घंटे ही यदि आप पढ़ लेते हो तो मान लीजिए आप सफल हो, ठीक है। और आप बोलोगे तो आपके लिए जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी मैं वीडियो जल्द लेके आने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों की बात हम कर रहे थे। V आकार का पीलापन, ठीक है। V आकार का पीलापन, यानी कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है V आकार का पीलापन। V आकार की हरिमाहीनता की भी मैंने आपको बताया पूरा, वहाँ पे अच्छे से समझाया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से होने वाला रोग, एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है। नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फसलों में स्टार्वेशन रोग होता है, फूल गोभी में बटनिंग रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला रोग। तो नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में होलो स्टेम, आलू में होलो हर्ट। देखो ध्यान रखना, हर्ट आलू की, देखो यहाँ से याद करें, आलू क्या होता है? आलू मतलब लगता है ना हर्ट जैसा, तो होलो हार्ट मतलब, ठीक है। और फूल गोभी में होलो स्टेम, ठीक है, ये यहाँ से कवर हो जाएगा।
नाइट्रोजन ज़्यादा देने से क्या होता क्या है कि फसल की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा होने से क्या होती है कि फसल गिरने लग जाती है, और जो फसल गिर जाती है उसे क्या बोलते हैं, मतलब फसलों का गिरना ही क्रॉप लॉगिंग कहलाता है। क्रॉप लॉगिंग को अच्छे से समझिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। नाइट्रोजन ज़्यादा देने से फसल की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है और फसल गिरने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। क्लास सच बता रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे होती तो मज़ा आ जाता पढ़ाने का। नाइट्रोजन ज़्यादा देने से कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, यदि हम नाइट्रोजन ज़्यादा देंगे तो क्या होगा कि कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी, और वानस्पतिक वृद्धि जहाँ ज़्यादा होती है, झाड़ीनुमा पौधा बनेगा, तो डायरेक्टली बात है कि वहाँ पे कीट मकोड़े भी ज़्यादा लगेंगे। नाइट्रोजन ज़्यादा देने से गन्ने में शर्करा की मात्रा की कमी हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, गन्ना जो होता है, ये प्रश्न एग्जाम में जेट, आईसीआर, बीएचयू इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे भी पूछा गया और पूछा जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन ज़्यादा देने से क्या होता है, गन्ने में शर्करा की मात्रा की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन ज़्यादा देने से सब्जियों की भंडारण क्षमता में कमी आती है। बिल्कुल दोस्तों, सब्जियों की भंडारण क्षमता में कमी आती है, आगे भी पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है कि नाइट्रोजन को मृदा के अंदर डालते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती है, उन सभी की हम बात कर लेते हैं। कैसे डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है, नाइट्रेट का क्या प्रोसेस होती है, पूरी अभी एक बार देख लेते हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहले मान लो कोई कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ से पूरी इस बात को समझेंगे। कार्बनिक पदार्थ पॉलीपेप्टाइड में चेंज हुआ, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल में परिवर्तन हुआ। पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए क्या जिम्मेदार है, तो ये प्रथम चरण होता है अमीनिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं। अमीनिफिकेशन है, थोड़ा गौर से पढ़िएगा, अमीनिफिकेशन ये प्रथम चरण है, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अमीनीकरण कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो में 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे देखो अमोनिया से यानी NH4+ से NO2 यानी नाइट्रेट में जो परिवर्तन होता है, नाइट्राइट में जो परिवर्तन होता है वो नाइट्रोसोमोनास की वजह से होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक बार देखो आराम से देखो इस चीज़ को, ये जो अमीनो अम्ल से, देखो मैं एक बार, अमीनो अम्ल से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं आपका, ये आपको ध्यान रखना है, सॉरी, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में हुआ है। किसकी उपस्थिति में हुआ है ये नाइट्रोसोमोनास, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसको दूर कर लेते हैं, सॉरी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसकी उपस्थिति में हुआ है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर को, पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था उसके लिए समझ आते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। ये आपको मैंने बताया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा PDF में है इसलिए अच्छे से नहीं समझा रहा, व्हाइट बोर्ड पे होते तो ये अच्छे से बताते हैं आपको। ये देखो एक पर्सन यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं आपका। ये जो नाइट्राइट होता है वो N2O गैस में परिवर्तन के लिए बेसिलस स्यूडोमोनास जरूरी होता है, और ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है, ध्यान रखना। अब देखो इसको डायरेक्टली हम यहाँ से थ्योरी से क्लियर कर लेते हैं। वहाँ पे तो क्या थोड़ा डायग्राम से आ गया और PDF में है इसलिए समझ नहीं आ रहा। इसको थोड़ा जूम करते हैं एक बार PDF को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ से देखो नाइट्रिफिकेशन में काम आने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास वे नाइट्रोबैक्टर है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर को सम्मिलित रूप से क्या बोला था, नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान किससे होता है, एग्जाम में प्रश्न अधिकतर ये पूछा जाता है कि धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान किससे होता है। तो धान के खेत में नाइट्रोजन का नुकसान N2O गैस की वजह से होता है, जिसे क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। धान के खेत में सर्वाधिक निकलने वाली गैस, एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि धान के खेत में सर्वाधिक निकलने वाली गैस कौन सी है, तो वो है CH4। देखो 2-3 चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करो, क्लियर करो। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान N2O गैस के रूप में होता है, और धान के खेत में पूछ ले सर्वाधिक निकलने वाली गैस या सर्वाधिक हरित गृह गैस कौन सी है, तो वो है CH4 यानी कि मीथेन। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक हरित गृह गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है तो वो है CO2। कौन सी है दोस्तों, CO2। कौन सी है, CO2। मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा, चीज़ें बार बार पढ़ने से, रिविजन करने से याद होती हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आती है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन पढ़ लिया, अब आता है फास्फोरस। क्या आता है, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में जो होते हैं कि पौधे की प्रारंभिक वृद्धि रुक जाती है। क्या होता है, इसकी कमी से पौधे की प्रारंभिक वृद्धि रुक जाती है, और पौधे को किस रूप में प्राप्त होता है, मैंने कल भी आपको बताया, H2PO4 फास्फोरिक अम्ल में प्राप्त होता है। अब देखो
एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था आईसीआर के अंदर कि वह पीएच जहाँ पे फास्फोरस उपलब्ध रहता है, तो उसका आंसर यही था 6.5 टू 7.5। डायरेक्टली यदि ऑप्शन में दोनों ये रेंज में नहीं हो तो ये डायरेक्टली ये ऑप्शन आएगा और ये सही करना है। फास्फोरस का मृदा में स्रोत अभी मैंने आपको बताया एपेटाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए फास्फोरस किस रूप में मृदा में प्राप्त होता है, किस मृदा में, यानी कि क्षारीय में है, अम्लीय में है, तो अम्लीय होगा। 6.5 मैंने आपको बताया, तो अम्लीय आपको राइट करना है। अब फास्फोरस के कार्यों की बात कर लेते हैं। तो फास्फोरस के कार्यों की बात करें तो ये बीजों की सुडौलता के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? कि बीजों की सुडौलता, यानी कि बीजों की सुडौल बनाने में उन्हें आवश्यक होता है। ये जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जड़ों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने में सहायक होता है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेट एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। पौधे की जीवन कुंजी इसे कहा जाता है, यानी की ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, कहीं गड़बड़ मत करना। की ऑफ लाइफ, बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, पॉजिटिव रह के पढ़ाई करना। ऐसा मत सोचना कि कोरोना आ जाएगा, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो, या कुछ नहीं होगा, कोरोना चला जाएगा। अपनी पढ़ाई को बंद मत करना दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जय महाकाल का नाम लेके अच्छे से पढ़ाई करना। और ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जाके यस जरूर लिखना कि सर आपकी क्लास बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखो कि आपकी क्लास रियल में बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आ रही है। ये सारी चीज़ें आप लिखोगे तो हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा, जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे से आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। हो सका तो वाइट बोर्ड पे ये पॉसिबल होगा, यदि आप कमेंट करोगे तो हम वाइट बोर्ड पे भी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे की क्या कहते हैं? पौधे की ऊर्जा मुद्रा इसे कहा जाता है। एटीपी, वे एडीपी के निर्माण में ये सहायक होता है। फास्फोरस क्या करता है? एटीपी और एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। अब देखो, फास्फोरस होता है वो कोशिका विभाजन वृद्धि में सहायक होता है। अब फास्फोरस की कमी के लक्षण की बात कर लेते हैं। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण, जो पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, वो एंथोसाइनिन की अधिकता से भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। कमी से जो रोग होता है, फास्फोरस की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं सिकेल लीफ, यानी हंसियाकार हो जाती है पत्तियां। क्या जो हो जाती है? सिकेल लीफ हो जाती है, सिकेल लीफ यानी हंसियाकार हो जाती है। यदि मृदा में फास्फोरस अधिक दिया जाए तो जिंक व Fe की कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक प्रभाव। आईसीआर एग्जाम में अधिकतर यही पर्सन एंटागोनिस्टिक का पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है जिंक और Fe की क्या हो जाती है? वहाँ पर कमी हो जाती है फास्फोरस की अधिकता से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, यहाँ से ये पढ़ते हैं 7.2 pH पर ये आपको पहले अभी ऊपर देखा था, H2PO4 व HPO4 दोनों रूप में प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जेट में एक बार कि बीजों में फास्फोरस किस रूप में होता है? तो बीजों में फाइटिन के रूप में होता है, ये ध्यान रखना। जलमग्न वाले क्षेत्रों में Zn व Cu की कमी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलमग्न वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे जहाँ पे जल ज़्यादा भरा रहेगा तो वहाँ किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो Zn और Cu की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम जो होता है वो पौधों को किस रूप में प्राप्त होता है? पौधों को पोटेशियम जो प्राप्त होता है वो K+ के रूप में प्राप्त होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मृदा में इसका स्रोत देखें तो फेलोस्फेयर माइका है। ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाने में ये सहायता नहीं करता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? कि ये कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाने में सहायता नहीं करता। के कार्यों की हम बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखो, के कार्यों की बात करें तो ये परासरण का नियंत्रण करता है, रंध्रों को खोलने बंद करने का काम करता है, स्ट्रेस अवॉइडर है, प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने में सहायक होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वे कीटों से प्रतिरोधकता बढ़ाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व, इसे अभी मैंने पहले भी बताया। चारे वाली फसलों के लिए कौन सा बताया मैंने? चारे वाली फसलों के लिए गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व मैंने बताया नाइट्रोजन। और यहाँ पर यदि हम बात करें गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व की, तो गुणवत्ता युक्त जो पोषक तत्व होता है वो है के, कौन सा? पोटेशियम। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ पोटेशियम से रिलेटेड, ये वाली हिडन हंगर, यानी छुपी हुई भूख पोटेशियम से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था जेट में कि छुपी हुई भूख किससे जुड़ा हुआ है? तो छुपी हुई भूख पोटेशियम से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये लग्जरी कंजप्शन, यानी आरामदायक खपत वाली, जैसे मतलब इसकी क्या होती है? लग्जरी कंजप्शन, आरामदायक, आराम रूप से ये प्राप्त होता है। जैसे केला हो गया, आपका चुकंदर हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, ये 60 से ज़्यादा एंजाइम स्राव करता है, ये भी ध्यान रखना। के की कमी के लक्षणों की बात कर लेते हैं। के की कमी के लक्षण जो होते हैं वो होते हैं पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, यानी NPK Mg MO मैंने बता रखा है आपको डायरेक्टली, NPK Mg MO, ये सारे निचली पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों के किनारे क्या होते हैं? जुलस जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्रोचिंग एंड बर्निंग बोला जाता है। स्क्रोचिंग और बर्निंग बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि पहले एग्जाम में आए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चड़स है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चड़स क्या है। चड़स जो होता है वो कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र होता है। चमड़े से बना होता है। थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। श्रृंखला, झेरना, नेत्रा, ये क्या है। अब आप बोलोगे ये तो हमारे से संबंधित ही नहीं है, हमारे सब्जेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। आजकल RSMSSB जो बोर्ड है वो किसी भी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में दे सकता है। राजस्थान पुलिस भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो सिलेबस में भी नहीं थे। पता नहीं आजकल सारे एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अपना सिलेबस को तो ध्यान में रखना है, बाकी उससे अदर भी आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए दोस्तों। जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ो, चाहे वो कोई सा यूट्यूब चैनल हो। श्रृंखला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी संबंधित है तो वो दही बिलोने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। धराड़ी क्या है। देखो धराड़ी क्या है। धराड़ी होती है खाद्यान्नों के। अब देखो खाद्यान्न आपसे सब्जेक्ट से संबंधित है तो धराड़ी सीधा पूछेगा एग्जाम में। और छात्रावास अधिनियम 2008 में ये पूछा गया तो 100% एग्जाम में पूछने के चांस है। बोलो जय जय महाकाल की। खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था आती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रायका क्या है। देखो रायका, अब आप पूछोगे रायका क्या है तो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। अब आप बोलोगे मेरे सिलेबस में तो रायका है ही नहीं। क्यों नहीं है। आपके जनजातियाँ सिलेबस में हैं, आपके ऊंट सिलेबस में हैं, एनिमल हस्बेंड्री में आ गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट से लिंक करती है और वो चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अब देखो चुनाई का कार्य करने वालों को क्या कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले चुनाई के कार्य करने वालों। अब ये आप बोलोगे सब सिलेबस में नहीं है। ये देखो पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया। चुनाई का कार्य करने वाला जो होता है उसे हम चेजारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेजारा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पर्सन आज की क्लास का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। कौन सी सुमेलित नहीं है, ये तो हाँ। अब आप बोलोगे ये प्रश्न तो पक्का सिलेबस से नहीं है ना, ऐसा कुछ ही नहीं है, आपके सिलेबस से है। खेल खिलाड़ी आपके सिलेबस में है। नवजीत गौतम फुटबॉल से संबंधित नहीं है। बाकी यदि हम बात करें, अभिजीत गुप्ता जो है शतरंज से है। कृष्णा पूनिया चेका फेंक से है, चक्का फेंक से है। सुरभि जो मिश्रा है, ये आप समझ गए, कृष्णा पूनिया का संबंध अच्छे से जानते हो आप। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझे। सुरभि मिश्रा स्क्वैश है। ठीक है, ये सारे खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आगे भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि हमें एक अच्छा मोटिव मिले और आपके लिए बहुत शानदार सा वीडियो। आप बोलोगे ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव का हम वीडियो लेके आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।